हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथियों को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। अतः हम मंच पर वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष धर्मचंद विश्वकर्मा सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर को माननीय मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। हम मैं माननीय कॉलेज प्रशस्ति प्राचार्य आईपीएससी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर परीक्षित संसद सर से अनुरोध है कि सर को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय प्रोफेसर बीए वर्मा सर को माल्यार्पण के लिए कंप्यूटर विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार पांडे सर से मैं अनुरोध करूंगा सर का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और मैं माननीय प्राचार्य जी एवं आईपीएससी के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर परीक्षित सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि सर को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत करें। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। कॉलेज के निरंतर उन्नति की तरफ अग्रसर करने वाले अपने यशस्वी प्राचार्य जी के स्वागत के लिए माल्यार्पण के लिए अब मैं डॉक्टर नीतीश शुक्ला सर को मंच पे आमंत्रित करूंगा। सर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। कॉलेज की गुणवत्ता को सतत आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज की गुणवत्ता को सतत आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत आईपीएससी के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर परीक्षित सिंह सर के स्वागत के लिए अब मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव सर से को माल्यार्पण का स्वागत करें। है कि हर साल प्रतिवर्ष अपने कॉलेज के संस्थापकों महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्रसंत महंत अभयनाथ जी महाराज की स्मृति में एक व्याख्यान माला का साप्ताहिक आयोजन करता रहा है। किंतु इस वर्ष थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। कॉलेज के संरक्षक और प्रबंधन माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की इच्छानुसार इस कार्यक्रम अब एक सप्ताह निरंतर न चलाकर बल्कि पूरे वर्ष भर विशेष दिवसों पर चलाया जाएगा, ऐसा जो है उनका इच्छा था और उनकी इच्छा के अनुसार इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। जो पूरे वर्ष भर खास दिवस पड़ते हैं, जैसे आज विज्ञान दिवस है तो विज्ञान दिवस पर इसका जो है एक अंक आज जो है आयोजित किया जा रहा है। आज का जो विषय है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इस विषय पे आज कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम का विषय है वैज्ञानिक शोध में गणित की उपयोगिता। एक्चुअली आज के डेट में जो गणितीय मॉडल है, जो भी मैथमेटिकल मॉडल्स है, हर फील्ड में कार्यरत है, चाहे वो बायोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो केमिस्ट्री का फील्ड हो, हर फील्ड में कार्यरत है। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स को जान रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को जान रहे हैं, तो आप उसका एप्लीकेशन लेकर के ये भी पता कर सकते हैं कि आपके जो है वेन्स के अंदर ब्लड किस स्पीड से चल रहा है, वेन्स पे क्या वो प्रेशर लगा रहा है जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कहने का मतलब आप उनका फार्मूलेशन भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इतने ज्यादा जो है अत्याधुनिक हो गई है कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि किसी व्यक्ति का डेथ कब हुआ है, और अगर आपके पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है और आप थोड़ा बहुत बायोलॉजी जानते हैं, तो आप बिना कार्बन डेटिंग के अर्थात बिना चीड़-फाड़ किए ये पता लगा लेंगे अगर एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मरा है तो कितने घंटे पहले मरा है। न्यूटन कूलिंग लॉ का प्रयोग करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के जो है आप डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्षेत्र में बना सकते हैं। जैसे डायलिसिस के क्षेत्र में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है, कार्डियो के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा प्रयोग होता है, जो कितना जो है ब्लड पंप हो रहा है और
के डिफरेंट डिफरेंट अंग में कुल कितना ब्लड जाता है, किसको कितना रिक्वायरमेंट। आप सबको मालूम है कि मैथ्स का उपयोग तो हर जगह होना है। चाहे अगर कोई डॉक्टर अगर जो है कोई अगर मान लीजिए कि मेडिसिन की सीसी लिखा हुआ है तो सीसी पे भी लिखा होता है कि इतना परसेंट ये केमिकल चाहिए, इतना परसेंट ये केमिकल चाहिए। अगर आप डिस्टर्ब कर दिए तो समझ लीजिए कि फिर उसका असर जो है पूरा का पूरा जो है बेअसर हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अनुपात का होना, किस रेशियो में कौन सा चीज मिलाया जाता है, कितने घंटे के बाद आपको दवा को दोबारा है, यह सब एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के द्वारा तय होता है। कि अगर आपको डॉक्टर कोई दवा लिख रहा है कि 24 घंटे खाना है तो किस इंटरवल पे डिवाइड कर रहा है, ताकि आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाए कि जब बॉडी आपके शरीर में गया तो घंटे वाइज कितने घंटे में डिजॉल्व हो रहा है। उसका एक खुराक 4 घंटे में अगर डिजॉल्व हो रहा है तो अगला खुराक 4 घंटे बाद आप लेंगे। उसका कुछ रेडिशियो बचता होगा, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है कि पहले खुराक का कितना रेडिशियो बचा। मतलब इस तरह के तमाम सारे एप्लीकेशन जो है आते हैं। सर भी जो आज के विशिष्ट अतिथि है, मुख्य वक्ता है, सर का मेन कार्य ही जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग है, बायोमैथमेटिक्स में। सर ने बहुत सारा ऐसा कार्य किया है और इन्होंने जो है हमने इनसे एक बार मैथमेटिकल मॉडलिंग बायोमैथमेटिक्स पढ़ा भी था। सर ने ऐसे आश्चर्यजनक चीजों को बताया था जो बहुत ही मतलब असंभव सा लगता था। जैसे अगर आर्टरीज को जोड़ा जाए अगर आपस में तोड़ तोड़ करके तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड को लपेटा जाए तो कई राउंड लपेटा जा सकता है। मतलब मनुष्य का शरीर इतना छोटा है और इसमें इतनी चीजें समाहित है कि उसका अगर हम लोग प्रयोग करें तो पूरे ब्रह्मांड को जो कई राउंड लपेट सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो है शरीर में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसको हम नहीं पहचान पाते हैं। इसके सिवाय आपने देखा होगा कि मॉडलिंग करके जो भी घरों में आजकल वॉशिंग मशीन बन रहा है, जो भी बन रहा है, इतने घंटे बाद अपने आप रुक जाता है, मतलब कन्वर्ज कर जाता है। फजी सेट का प्रयोग करके, अन्य चीजों का प्रयोग करके हम लोग इन सब चीजों को डिजाइन करते हैं ताकि कितने समय बाद ऑटोमेटिक जाकर के कन्वर्ट कर जाए, रुक जाए। तो आज का जो विषय है बहुत ही उपयोगी है। आज का एक कार्यक्रम गणित विभाग और वनस्पति विज्ञान के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है और इसका मेन कारण यही है कि आज सर के द्वारा इनके जो मेन उद्बोधन में शामिल है कि कैसे मैथ का प्रयोग हम लोग बायोलॉजी के फील्ड में करें, मेडिसिन में कैसे इसका प्रयोग करें। तो सर अभी आज काफी ज्यादा जानकारी देंगे, अच्छी जानकारी देंगे। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो वनस्पति विज्ञान विभाग के ही हैं। तो सर जो है आज बायोलॉजी के बारे में कुछ बताएंगे आप लोगों को और मैथ्स वाले सर आपको मैथ्स के बारे में बताएंगे और दोनों के बीच में रिलेशन करते हुए उसकी उपयोगिता को आपको समझाएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है इसी पर आधारित है, विज्ञान दिवस के अवसर पर, क्योंकि भारत सरकार भी चाहता है कि विज्ञान दिवस के अवसर पर हमारे देश के युवा आगे बढ़े और हर साल विज्ञान दिवस के अवसर पर एक थीम निर्धारित करती है भारत सरकार। इस बार का थीम है 2025 का थीम है भारत के विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो विकसित भारत में आज के युवाओं का क्या कर्तव्य होगा, यह थीम निर्धारित किया गया है और इसी थीम पर जो है सरकार आगे की तरफ बढ़ रही है। अब मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज के माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर अश्विनी कुमार मिश्र सर से, जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी है गोरखपुर और बस्ती मंडल के, उनसे चाहेंगे कि सर हम लोगों को अपना आशीर्वचन दें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मलीन दिव्यनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो विज्ञान दिवस के अवसर पर आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो पुरुष महान दिव्यनाथ स्मृति व्याख्यानमाला के क्रम में आज मंच पर आसीन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय के यशस्वी, ऊर्जावान और इधर अपना वजन भी कम कर लिए हैं ऐसे प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह सर, साथ में विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विजय शंकर वर्मा साहब, आईपीएससी के कोऑर्डिनेटर हम लोग के मित्र सह संयोजक आदरणीय प्रोफेसर पंछी सिंह साहब, संचालन और गणित विभाग के डॉक्टर सूरज शुक्ला जी, इधर सभी लोग लगभग परिचित हैं। बहुत दिन से प्राचार्य ने बुलाया नहीं, इसलिए संख्या कम होती जा रही है। इधर शुक्ला जी, पांडे जी, उधर विश्वकर्मा जी हैं, मनीष जी हैं तथा प्यारे बच्चों।
सर्वप्रथम मैं आप लोगों को विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसे हमारे संचालक महोदय ने कहा कि आज हम लोग अपने देश के गौरव वैज्ञानिक सर सीवी रमन साहब के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि 1928 में उनका जो रमन इफेक्ट्स था वो पब्लिश हुआ था, घोषणा हुई थी, और 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, वे पहले भारतीय बने थे। तो आज सभी लोग आज अपने महान वैज्ञानिक को याद करें, नमन करें और उत्साह के साथ उनके लिए बदला जोरदार ताली। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं पहली बार एक बार और विज्ञान के कार्यक्रम में आया था, 25 सिंह साहब ने कार्यक्रम कराया था, कोरोना काल था। उसके बाद आज मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन आज हमको दुविधा में फंसा दिया गया है, क्योंकि मैं हूँ भौतिक आदमी और मॉडलिंग और मैथमेटिक्स से जोड़ दिया गया है। और लेकिन मैं तो सोचा था कि जो आपका शेड्यूल था उसमें वर्मा साहब पहले बोलेंगे और उनसे मैं कुछ चीजें चुरा लूंगा और चुरा के अपना काम चला लूंगा, लेकिन संचालक ने यहाँ भी बड़ी चतुराई दिखाई और हमको पहले बुला दिया। अब तो मैं बैंक हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। राजनीति में कहना चाह रहा था, प्राचार्य को मैं जानता हूँ, वो आप कह रहे राजनीतिक विज्ञान के हैं, लेकिन मैं कोई इतिहास का मानता हूँ। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो आपके प्राचार्य जी जिसमें अच्छा वक्तव्य न दें। और आज पहली बार विज्ञान के बारे में भी मैं सुनूंगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा बोलेंगे। और इनकी बोली से अच्छा है इनका जो बोलने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों की तरफ से मैं आज के जो मुख्य वक्ता साहब हैं वर्मा जी, उनके ऊपर मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि सर आप हमारे परिचय के महाविद्यालय में आए हैं और आप जो भी हो सकेगा हमारे बच्चों को भी करेंगे। मैं आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ सर कि आप इस महाविद्यालय में आकर अपना भोजन देंगे। जैसे शुक्ला जी का जो थीम इस बार की है, एम्पावरमेंट empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for विकसित भारत। तो हर साल DST हमको एक थीम देती है, इस बार की थीम बहुत अच्छी है। उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ साल भर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे कोई विशेष अवसर पर। इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार पहले से ही बहुत अच्छा करता है और अच्छा करेगा, मुझे उम्मीद है। और मुझे सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि पूरा यह आपका ये सभागार बच्चों से भरा हुआ है जिनके लिए प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं आपको ही बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सबसे पहले हमारी उम्मीद क्या है कि विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि हम इसको इसलिए मनाते हैं कि अपने बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करें। तो अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने कहा था कि हम क्या सोचते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट। तो सोचने का तरीका अगर हम अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यही है मुख्य उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन का, कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए पूरा क्लास है और पूरे क्लास में 2x2 मैथमेटिक्स से सब बैठे हुए हैं, सब बच्चे मान लीजिए पूरा क्लास 2x2 4 करता है, कोई एक बच्चा अगर 5 करता है तो उसका भी उतना सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में नवाचार आया कहां से, उसने सोचा क्यों, कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा कि 2x2 5 कर रहा है। तो जितना सम्मान 99 बच्चों का होना चाहिए उतना एक बच्चे का भी होना चाहिए। भले उसकी सोच गलत हो सकती है, लेकिन उसी बात को हमको और आपको सुनना पड़ेगा कि बच्चा आखिर 5 का क्यों रहा है, उसकी कोई तर्क नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि विज्ञान शिक्षकों से अनुरोध भी है कि उस बच्चे का भी उतना सम्मान करें, उसको भी उसकी सोच को भी प्रोत्साहित करें कि आखिर वो इस तरह का सोच क्यों। हो सकता है कि उसकी सोच में कोई नई चीज आपको मिल सके, तो इस पे हमको और आपको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी चीज मैं कहूँगा कि ये भी अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बूथ से सीखें। पास्ट में बहुत अच्छा अपनी ग्लोरी रही है भारतवर्ष की, उससे हम सीखें, वर्तमान को देखें, आज की समस्याएं क्या हैं उसको समझें और भविष्य के लिए काम करें। यही मुख्य उद्देश्य है हमारे विज्ञान का। आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि विज्ञान है आपके पास तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मानवता। मानवता किसी मानवता के उद्देश्यों की पूर्ति ही विज्ञान का निरुपयोग होना चाहिए, ये मेरी सोच थी।
तो नवाचार, अब हम कहें नवाचार किस पे करना है? मेरा मानना है नवाचार का मेन फोकस होगा रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन को आप समझिए। रोटी क्या है आपकी? रोटी आपकी हेल्थ है, आपका शरीर है, आपकी प्रोडक्टिविटी है। तो पहला रिसर्च होना चाहिए आपके खाने पीने, खेती बाड़ी में और आपकी हेल्थ। दूसरी चीज है कपड़ा। कपड़ा क्या है? आवरण, मेरा पहनावा। तो पहनावा क्या है? अंदर का पहनावा हमारा चरित्र हो गया, बाहर का पहनावा हमारा इन्वायरमेंट हो गया। तो दूसरा रिसर्च होना चाहिए इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे हम लोग इस पे शुरू होना चाहिए। तीसरा है मकान। मकान क्या है? हम लोग का मकान वो स्थान जहाँ हम रहते हैं, राष्ट्र, देश, हमारा भारत देश हमारा मकान है। तो राष्ट्र के लिए रिसर्च होनी चाहिए कैसे हमारा राष्ट्र सुदृढ़ है। मेरा मानना है कि दो चीज से राष्ट्र सुदृढ़ हो सकता है। एक होगा अपने नागरिकों का चरित्र, अपने युवाओं का चरित्र, और दूसरा बॉर्डर की सुरक्षा। इस पे आपका रिसर्च होना चाहिए। मुझे याद आ रही है एक घा की कविता, उत्तम खेती मध्यम बाण, बस दो शब्द मैं लूंगा। तो उत्तम खेती क्या है? उत्तम खेती केवल कृषि से नहीं है। खेती का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। जो चीज एनर्जी से डायरेक्ट लेके, सूरज की ऊर्जा से लेके डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करे, वो है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में मतलब खेत में कृषि हो गया, और इंडस्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी होगी आपके उत्पादों की प्रोडक्शन। इन दोनों चीज की प्रोडक्टिविटी को मिला के आते हैं। तो सबसे अधिक रिसर्च होना चाहिए आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, चाहे वो खेती की प्रोडक्टिविटी हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। फिर आप और व्यापार और सबसे चीजों की बात कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आज उत्तर प्रदेश शासन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक नया चीज दिया है कि हर जनपद में एक प्रोडक्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसमें वर्तमान सरकार का बड़ा ही अच्छा योगदान है। और आप अन्य जगह जाइए तो वो अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सराहना करते हैं कि बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम चला है, जिससे सारे लोग जुड़े हुए हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को मेरा मानना है कि आप उसको तहसील लेवल पे भी जाना चाहिए कि हर तहसील का एक प्रोडक्ट हो, हर महाविद्यालय का अपना प्रोडक्ट हो, हर एक डिपार्टमेंट का अपना प्रोडक्ट हो, तब हम नवाचार में और अच्छा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि कैसे बच्चों को हम जागरूक करें, प्रश्न पूछना सीखने का बहुत अच्छा है। हम बच्चों को प्रश्न देने के लिए प्रेरित करें, प्रयोग कराएं, टीम भावना, असफलता की जर्नी होती है, आप जानते हैं। तो आप घबराएं ना, असफल होंगे कोई बात नहीं, लेकिन उससे सफलता आपको मिलेगी। और भारतीय ज्ञान परंपरा को आप जानते होंगे, मैं बस आज के दिवस में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही इतनी धरोहर में है आपके पास ज्ञान परंपरा पूर्व में। आप अपने डिस्कवरीज पे नाच कर सकते हैं। दशमलव की डिस्कवरी होगी, पाई का मान होगा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारत ने दिया है। फिर आपके ऐसे ऐसे उस तरह के ऋषि संत थे जो अनुभव के आधार पर ऐसे ऐसे दिए। कलाद ऋषि को आपने सुना होगा, धनवंतरी को जानते हैं आप, चरक को जानते हैं, सुश्रुत को जानते हैं, नागार्जुन को जानते हैं, आर्यभट्ट को जानते हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम सर को जानते हैं, आप बहुत से ऐसे लोग, होमी भाभी जहांगीर भाभा को जानते हैं, आप साराभाई को जानते हैं। ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से अपने भारतवर्ष का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज के दिवस पे उनके कृतियों को हमको और आपको याद करना होगा। जैसे इधर हम कहें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इधर बड़ा काम किया है। मैं कहना चाहूंगा कि 2023 से 2028 तक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं शोध और नवाचार कि 23 से लेकर 28 तक 50,000 करोड़ नवाचार पे खर्च किए जाए। तो ये बहुत अच्छी पहल है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अगर एक बात किया जाए कि और देश कितना खर्च करता है, इजराइल सबसे अधिक नवाचार पे खर्च करता है। इजराइल 4.3 खर्च करता है अपने जीडीपी का। अगर हम कोरिया की बात करें तो 4.1 खर्च करता है, यूएसए की बात करें तो 2.8 खर्च करता है, चाइना 2.1। हम लोग इस समय अपने जीडीपी का 0.7% भाग खर्च करते हैं और इसे सरकार चाहती है, भारत सरकार इसको 2% तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प है। आने वाले वर्षों में 2% तक पहुंचाया जाएगा। इधर देखा जाए तो पहले हम लोग नवाचार में विश्व में 60वें स्थान पर हुआ करते थे पहले, लेकिन इधर 17 से लेके 22 तक का डेटा देखें तो हम लोग वहां से उठ के 42वें नवाचार में।
यानी ये हम लोग एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आने वाला समय उसी देश का होगा जो देश टेक्नोलॉजी और नवाचार में नंबर 1 होगा। तो इसकी दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक गणितीय मॉडल की बात है, जो आज का थीम है कि गणितीय मॉडल की क्या उपयोगिता है आपके वैज्ञानिक शोध में, सर बैठे हुए हैं, बड़ा डिटेल बताएंगे, बड़ा अच्छी तैयारी सर, तो मैंने देखा था उनका प्रेजेंटेशन भी है। मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया आपकी जिंदगी में, मशीन लर्निंग आई आपकी जिंदगी में, जब से आपके अंदर एक ये सेंसर्स आए हैं, स्मार्ट सेंसर आ गए हैं, तो इन सेंसर की उपस्थिति में इनके द्वारा मैंने देखा है कि इसका उपयोग करके डेटा एनालिसिस में बहुत सारा काम हो रहा है। तो ये सब चीजों के कारण डेटा एनालिसिस में जब तक आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स होंगे, कोई आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, उससे इसकी एनालिसिस करने में आसानी हुई है। अभी सूरज सर बता रहे थे कि जो रेंज कैपिलरीज की आप कर रहे थे, मैं बस आपको 2-3 एग्जाम्पल बस देना चाहूंगा, आपको निकालना चाहूंगा, सर पूरा डिटेल आपको बताएंगे। कोविड-19 आपको याद होगा, कोविड-19 में मैथमेटिकल मॉडल्स पहली बार मुझे समझ में आए। उसके पहले जब ये मैथमेटिक्स के लोग कहते थे, अरे बिना मैथमेटिक्स के बॉटनी नहीं है, बिना मैथमेटिक्स के केमिस्ट्री नहीं है, तो अपने झूठ बोल रहे हैं, गणित के लोग है, हर चीज में गणित कर देते। लेकिन आज समझ में आया, सही बात है, बिना गणित के हम लोग नहीं है। यानी आपके साथ हम लोग पूरा विज्ञान, हम लोग हर विभाग के लोग अगर एक साथ बैठे तो निश्चित है बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। और आने वाला समय भी है कि सब लोग मिलकर मल्टी डायमेंशन काम करें, मिलकर काम करें। जैसे कोविड के समय में आपने देखा होगा कि संक्रमण दर, तो हम लोग जब खोलते थे, ये बैठे पांडे जी कि जब हम लोग खोलते थे आज यहाँ पे इटली की पीक बढ़ गई, कहाँ से आपको पता चलता था? वो मैथमेटिकल मॉडल ही थे, आपको बताते थे कि संक्रमण दर किस रेट से बढ़ रही है और पीक कब आने वाली है। और सभी सटीक साबित हुए कि 10 दिन में पीक आएगी, इटली में कब पीक आएगी, वहां पे चाइना में कब पीक आएगी, तो सब मैथमेटिकल मॉडल के कारण ये संभव हुआ। और आगे अगर हम लोग बने तो मृत्यु दर क्या होगी, ये भी बताया हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स ने। लॉकडाउन के प्रभाव क्या होंगे, लॉकडाउन का प्रभाव क्या होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे होगा, कितने बेड होंगे, कितने आपको वेंटिलेटर चाहिए, इसमें भी इसका उपयोग हुआ। और सबसे बड़ी जो चीज थी वैक्सीन का प्रभाव। आपने देखा होगा वैक्सीन सबसे पहले आम आदमी को नहीं लगे, वैक्सीन ये मैथमेटिकल मॉडल ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले हमको वैक्सीन लगवानी है हेल्थ वर्कर्स को, उसके बाद 60 साल से ऊपर के लोगों को, फिर युवा को। तो ये प्लानिंग जो है, इसको देने का जो उद्देश्य था, ये हुआ कैसे, ये मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा संभव हुआ। और सबसे बड़ी जो चीज थी इसमें कि न्यू वेरिएंट्स, आप जानते होंगे कि पहला वेरिएंट आया, फिर दूसरा वेरिएंट आया, तो इन वेरिएंट का इंपैक्ट क्या होगा बॉडी पे, ह्यूमन बीइंग्स पे, इसको भी ये मैथमेटिकल मॉडल ने बहुत अच्छी देखो दिया। तब पहली बार मुझे समझ में आया कि निश्चित ही मैथमेटिकल मॉडल वैज्ञानिक शोध में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर इसमें बात करूं तो 2 मॉडल्स मुझे याद आते हैं, सर डिटेल्स में बताएंगे। एक था SIR, एक था SEIR। SIR ससेप्टेबल इन्फेक्शियस, और उसका था रिकवरी। तो जो कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग इन्फेक्शन पा रहे हैं, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। फिर उसमें एक चीज और जोड़ा गया SEIR में कि एक्सपोज। आपने सुना होगा कि एक सुपर ट्रांसफार्मर था जो दे रहा था, उसको खुद नहीं इन्फेक्शन हो रहा था, लेकिन दूसरे को संक्रमित कर दे रहा था। तो इस तरीके के जो नए सॉफ्टवेयर आए, ये जो मॉडल्स आए, इन्होंने इसको इस पे जानकारी दी और उसका उपयोग अपने, मैं बड़े गर्व साथ करता हूँ कि IIT कानपुर, अपना पूना और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने बहुत अच्छा काम किया। तो इसके बाद अगर हम लोग कहें तो बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे छोटी चीज सर ने बताया कि E=mc², ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन ये मॉडल है E=mc² जिसमें कितना फिजिक्स, कितना मैथमेटिक्स लगा हुआ है एक छोटे से फार्मूलेशन से। न्यूटन का भी आपको होगा F=m×a, कितना छोटा सा है, लेकिन उसमें कितना गहराई है जो सारा इसी पे टिका हुआ है। आप और आगे जाएं, अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ से हम नापते हैं, उस पर भी मैथमेटिकल मॉडल्स लगते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अंतरिक्ष। मैंने एक बार, मैं मैथमेटिक्स से, उमेश जी थे MG कॉलेज से, मैंने उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था कि मिसाइल्स कैसे यूज करती है, तो मिसाइल्स कहाँ मारनी है, टारगेटेड मिसाइल।
यहाँ से आप उसको कच्छावस्त करेंगे तो कितनी दूरी पे जाएगा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमको समझाया, एक लेमैन को उन्होंने समझाया कि यहाँ से मिसाइल जाएगी, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, फिर वो कैसे गिरेगी, इसकी यहाँ से वहाँ दूरी कितनी होगी, ईंधन कितना लगेगा, इस सारा मैथमेटिकल सब फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। और हमको खुशी है कि हम भी अपना चंद्रयान, गगनयान कहाँ कहाँ तक पहुंचा चुके हैं इन मैथमेटिकल फार्मूला। अगर वो कैलकुलेशन नहीं होता तो जो हम सोचते हैं कि 3:10:45 और उसके इतने पार्ट पे हम यहाँ पहुंच जाएंगे, तो जब तक हमारा एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होगा शायद हम संभव नहीं हो पाता। तो कई ऐसे फील्ड्स हैं, जैसे मैं बॉटनी का हम एक मॉडल की चर्चा करूंगा। एक्वा क्रॉप मॉडल एक है। तो आप जानते हैं कि अपने भारत देश में पानी जो सिंचाई जो होती है, तो एक्वा क्रॉप मॉडल से एग्रीकल्चर में यूज किया गया है कि हम रेजिस्टेंस वेराइटी का कैसे उपयोग करें, पैदावार कैसे बढ़ाएं, कौन सी वेराइटी कहाँ पे लगाई जाए जिससे कि कम पानी में उसका उपयोग हो सके। चाहे राजस्थान की बात करें तो स्प्रिंकलर जो इरिगेशन का मेथड है तो उसको कैसे यूज कर सके। और दो चार मॉडल है, एक जो हम कहेंगे न्यूट्रिएंट अपटेक मॉडल, कितना किस क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, इसका एक मॉडलिंग की गई है। उसके हिसाब से हर फसल के हिसाब से हम उसको उतना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। एक और है पेस्ट प्रोटेक्शन, पेस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक्स मॉडल। तो उसमें पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा कीड़ा किस महीने में कहाँ पे कितना होगा, किस फल को नुकसान पहुंचाएगा, इसका हम पूरा पहले से लगा देते हैं। वो भी मैथमेटिकल मॉडल से ही संभव है। बहुत सी जगहों पे ग्रोथ में आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस देख सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐसा विषय है जो कैंसर में आपने जीन मैपिंग, जीन सीक्वेंसिंग सुना होगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मेटलैब बहुत ऐसे हैं जिसमें जीन सीक्वेंसिंग हम काम कर रहे हैं। और उसमें पता है जीनोमिक्स है, प्रोटोमिक्स है, कि इसमें जो है आपका मैथमेटिकल मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो आने वाला समय जीनोमिक्स प्रोटोमिक्स का ही है, जिसमें हम उपयोग कर रहे हैं। ये सब चीजें जो थी सर बताएंगे इसके बारे में। बस मुझे इतना कहना था कि आप लोग जब तक भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे विज्ञान से, मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मैंने हमेशा दिया है। याद करिए कि सीवन साहब जब अपना यान फेल हो गया था थोड़े से समय के लिए, तो सीवन साहब अपने कमरे में बैठे थे, अपने प्रधानमंत्री उनके जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने उनके कंधे पर अपना केवल हाथ रखा, उनकी आंख से आंसू निकले, उनकी एक आंसू के साथ पूरे भारतवर्ष के युवा लोगों के आंसू निकले कि उन्होंने कहा सीवन आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। ये होता है भावनात्मक लगाव। जब तक अपने देश के लिए भावनात्मक लगाव के साथ नहीं जुड़ेंगे, साइंस के डेवलपमेंट में और आगे अच्छा नहीं कर सकते। जापान को देखिए, परमाणु बम जब उन पे गिरा उसके बाद उन्होंने पूरे देश में एक हो गई पूरा देश, और उन्होंने ऐसे ही खोज की कि उनकी जो है सबसे आगे टेक्नोलॉजी में, आज से 15-20 साल पहले टेक्नोलॉजी में जापान सबसे आगे हुआ करता है। तो हमको भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा। नवाचार कोई ऐसा नहीं कि नवाचार बहुत बड़े लैब में ही हो, नवाचार आपके अंदर सोच आनी चाहिए, नवाचार अपने आप आ जाएगा। याद करिए, हमको याद है बोर्डियाक्स मिक्सचर, 25 साल बैठे हुए जानते होंगे, वो एक व्हाइट पेंटर था, पेंट कर रहा था, उसने सल्फर मिलाया, सल्फर जानते हुए दिया और चूना मिला के एक दिन अंगूर पे डाल रहा था, उसने एक बार उठा के फेंक दिया अंगूर पे। दूसरे दिन देखा कि अंगूर पे जो रोग लगा था खत्म हो गया। करीब ये क्या हो गया? तो उसका दिमाग कहाँ था? वो सोच रहा था, उसकी सोच वैज्ञानिक सोच थी, और उसने नया पेस्टिसाइड खोज दिया बोर्डियाक्स मिक्सचर का। फ्लेमिंग अलेक्जेंडर का भी आप एग्जाम्पल जानते होंगे, वो भी लैब में काम कर रहे थे और वो भी बाई चांस उनको मिल गया। इसी तरह आर्किमिडीज साहब के बारे में आपने सुना होगा, न्यूटन साहब के बारे में सुना होगा। न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे तो परेशान रहे होंगे, गिरा कुछ कह के अरे यार उसके ऊपर गिरा होता तो काम तमाम हो गया होगा, मेरे ऊपर ही क्यों गया? तो सोच, जब तक सोचेंगे नहीं। आर्किमिडीज को याद करिए, आर्किमिडीज के जब राजा ने कहा कि आपको अगर बताएंगे नहीं, सोने का है कि चांदी का मुकुट है तो आपको फांसी दे दी जाएगी। वो बेचारे घर गए, 24 घंटा का टाइम मिला, 21 घंटा नहीं 23 घंटा नहीं सोच पाए, क्या मैं चल के अब नहाऊं, और नहा के तो मरना ही है, राजा फांसी दे देगा। लेकिन दिमाग कहाँ था? सोच रहा था मरने से बचना कैसे है। तो अपने पानी का जो टब था, बेटी खाना बनाओ, खाना खाऊंगा तो मरना ही है, राजा तो फांसी दे ही देगा। वो कपड़ा निकाल के पानी में कूदे, और तब भी दिमाग उनका सोच रहा था, और पानी जब बाहर निकला तो यूरेका करके उसी तरीके से राजा के दरबार हो गया। यानी सोच, आप अंतिम समय तक सोचिए, निश्चित युक्ति मिलेगी। और उन्होंने सिद्धांत दिया उत्प्लावन बल का सिद्धांत, कि जब कोई वस्तु पानी में
पूर्ण यांत्रिक रूप से डुबो जाती है तो वो अपने घनत्व के बाद जो पानी जो है बाहर निकालती है। तो सोचना शुरू करिए, जब सोचेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये सब बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि परिकल्पना करिए, सोचिए। भारत जो है ऋषियों का देश है, कृषि से जुड़िए, जड़ से जगत तक पहुँचिए। आजकल हमारे जो सोच है उसमें कहा जा रहा है कि हम लोग कुशल से कौशल की तरफ जाएं, ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजिकल की तरफ जाएं। तो आज समय है हम लोग मिलजुल के आज विज्ञान दिवस में सर आपको भी बहुत अच्छा उद्बोधन देंगे। मेरा बस इतना ही मानना है कि जो हमारी परंपरा रही है, अपने परंपरा से अच्छी चीज़ों को निकाल के अपने देश के उत्थान में हम काम करें। जो वैज्ञानिक हमारे लिए जो कर रहे हैं उनके प्रति हम अपना श्रद्धा प्रकट करें, अच्छा काम करें। बस यही मेरा कहना था। मैं महाविद्यालय परिवार में मित्रगण जिन्होंने मुझे आज बुलाया उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं जानता हूँ उस महाविद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः हम लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। पुनः आज के अवसर पर मैं आप लोगों को विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अपने आचरण के द्वारा और मार्गदर्शन के द्वारा हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी। सर ने जो भारत सरकार का थीम है विज्ञान दिवस पर, वहां से लेकर नवाचार से लेकर जितने गणितीय मॉडल बनते हैं, सर ने जो है अपने बहुत कुछ न कहते हुए बहुत कुछ बता दिया, गागर में सागर भर दिया। लगभग देखा जाए तो लगभग हर मॉडल चर्चा कर दिया जो पिछले 3-4 वर्षों में जो है बीते हैं। कोविड-19 के दौरान जो भी मॉडल बने, जो मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी बार बार अपनी डेटा देती थी कि अब पीक आवर आने वाला है या जो भी है, हर चीजों को सर ने जो जिक्र किया और आप लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, प्रोत्साहन किया। सर ने भी बताया लोकल फॉर वोकल के बारे में, अगर हर संस्था अपना कुछ न कुछ नवाचार करे, हर जिला अपना नवाचार करे, हर मंडल अपना नवाचार करे तो भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। सर के इस व्याख्यान के लिए हम लोग बहुत बहुत जो है आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा समय न लेते हुए अब हम अपने कार्यक्रम के अगले जो है मुख्य वक्ता प्रोफेसर बी.एस. शंकर वर्मा सर को, जो गणित विभाग के विभागाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, सर से जो है अनुरोध है कि सर हम सभी लोगों को जो है मार्गदर्शन दें और हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें। सभी को प्रणाम। दिव्यपुरुष महंत दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत श्रद्धासुमन श्री विजयनाथ जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए की विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है। श्री रमन साहब को भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मंचस्थ अतिथियों एवं अमंचस्थ शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ। जैसा कि सूरज जी ने बताया, अश्विनी सर ने बताया कि 2 गुणे 2 4 ही होता है, तो आप मुझे बताइए 2 गुणे 2 कितना होता है? वहीं से बैठे बैठे बता दीजिए। 4 ही होता है। आप बता दीजिए। 4 ही। उधर पीछे कॉर्नर में कोई दिख रहा है? कैफ वाले महानुभाव भी बता सकते हैं, मंचस्थ अतिथिगण भी बता सकते हैं। मौन स्वीकृति बता रही है कि कुछ दाल में काला है क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो आप बता रहे हैं सब कुछ सही है। और ये डिसाइड करने का श्रेय केवल गणित को प्राप्त है, अन्य विषय के एक्सपर्ट लोग अन्यथा नहीं लेंगे, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि जैसे मैं नितेश शुक्ला जी बैठे हुए हैं, फिजिक्स की बात कर लूं, ग्रेविटी का मान सब लोग, गुरुत्वीय त्वरण का मान आसपास के क्षेत्रों में 9.8 के सिस्टम में बताते हैं लोग। लेकिन साथ ही में ये लोग ये भी पढ़ाते हैं कि ऊंचाई पर और गहराई में जाने पर या स्थान परिवर्तन के कारण सब परिवर्तित हो जाता है। ऐसे बदलते हुए मान वाले विषय हमारे नीतीश जी पढ़ाते हैं। गणित वाले दल बदलू नहीं होते, मतलब उनकी भी बात हम मानते हैं। इन्होंने बताया इनकी भी मान रहे, पीछे से
आपने ही बताया और मंच के लोगों ने भी ऐसा मौन स्वीकृति देकर मुझे बताया। यानी ये गणित के सिद्धांत, गणित के रूल्स रेगुलेशंस, ढेर सारी चीजें जो आती है हमारे गणित में, वो किसी धर्म, जात, कास्ट, क्रीड, मनोदशा का कोई बहुत असर नहीं पड़ता। रो के भी आप पूरा करेंगे तो चलेगा, हंस के भी, गुस्से में भी, लाठी लेके दौड़ाते हुए तो भी, यदि वो सही है तो गणित है, सही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। अनमुनरिया में यदि भोजपुरी में बात करें तो भिनसहरे यदि जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। कहीं चौखट पे बैठ लीजिए, जमीन पे बैठ लीजिए, चेयर पे बैठ लीजिए, बेड पे बैठ लीजिए, चटाई पे बैठ लीजिए, पेड़ पे बैठ लीजिए, तो बड़ा आनंददायी सब्जेक्ट है। और पता नहीं क्यों बचपन में हम जब गणित पढ़ते तो कहा जाता था बड़ा नीरस है। खास करके यदि हम मातृशक्ति की बात करें तो हमने देखा छोटी कक्षाओं में गणित से लड़कियां डरती। हमने जब हाई स्कूल पास किया अपने गांव के बगल वाले गांव के स्कूल से, तो मेरी कक्षा में केवल एक लड़की जो गणित पढ़ने का साहस करती थी, और उस लड़की को देखने के लिए अन्य कक्षाओं की लड़कियां आती थी कि चलो देखे अल्पना कैसी है। मैंने बताया नहीं कि कौन लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, लेकिन लोगों ने कहा कि अल्पना कैसी है। यही क्योंकि भोजपुरी क्षेत्र में रहते हैं तो अल्पना नाम आता था, यानी निश्चित रूप से वो अल्पना नाम रहा होगा। तो इस तरह से ऐसे ही जैसे जैसे कक्षाओं में परिवर्तन हुआ, अगली कक्षाओं में हम लोग गए, बड़ा डरावना सा लगता था मैथमेटिक्स में। इवन कि मुझे मैथमेटिक्स में हमेशा कम नंबर मिलता था। संस्कृत या संस्कृत से रिलेटेड सब्जेक्ट जो थोड़े से ग्रामेटिकल ग्रामर वाले हुआ करते थे, उसमें हमेशा मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए। इवन कि हिंदी और सोशल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस में भी अच्छे अंक प्राप्त हुए। घर वालों ने कहा यार तुम बायोलॉजी क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा मेरा तो इंटरेस्ट गणित में है। तो कहे गणित में तो कमजोर हो। तो मैंने कहा जिसमें कमजोर हो उसी को सुधारने की कोशिश करें। तो ऐसा मैंने सुधारने की कोशिश की और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर फिर मैंने निर्णय लिया। हालांकि जब एंट्रेंस परीक्षा मैंने दी तो फिजिक्स में मुझे पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय में 4था स्थान प्राप्त हुआ था, गणित में 4वां। फिर हमारे मित्रों ने कहा फिजिक्स में जल्दी एडमिशन नहीं होता, तुम गणित की जिद लगाए हो। हमने कहा गणित ही तो मेरा कमजोर है भाई। तो जो सेगमेंट कमजोर है, जो सेगमेंट रस्सी जहां से कमजोर होती है, उस रस्सी को मजबूत करने की कोशिश वहां से होती है। घर का कोई परिवार का सदस्य हमारा कमजोर होता है तो उसको पहले हम ज्यादा सहयोग देकर मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भाव मन में होना चाहिए, कुछ ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए। अश्विनी सर हमारे कह रहे थे परिकल्पनाओं के आधार पर विज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों का जन्म होता है। मैं सहमत भी हूं सर आपसे, शायद ऐसा ही होता है। और मैं कुछ आपके समक्ष, ये ढेर सारे पता नहीं लिखे हुए कब के हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ मैं पन्ना भी लाया हूं। इसको इसलिए पन्ना ओपन करने की कोशिश करूंगा, पन्नों में ही हमारी मैथमेटिक्स कैद है। और मैं सीधे प्रोग्राम में था, हमारे विश्वविद्यालय में प्रोग्राम हो रहा था, वहीं से चला आया कि इधर उधर जाऊंगा तो किसी कार्यक्रम में फंस जाऊंगा। विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष के दायित्व के साथ मेरे पास कुछ और दायित्व भी है जिसमें मेरा समय ज्यादा आजकल लग जा रहा है। खैर वो सब अलग बात है। हमें बुलाया गया है वैज्ञानिक शोध में गणितीय मॉडल की उपयोगिता। तो जैसा मैंने कहा, या मैं वक्तव्य देने नहीं आया हूं, लेक्चर देने नहीं आया है, कक्षाओं में बहुत है। अभी मैं बस रूबरू होना चाहता हूं आपसे। ऐसे मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक गांव के बाहर कुछ लोग एक खंडहर के पास आपस में लड़ झगड़ रहे थे। हमारे पूर्वांचल या किसी भी अंचल के गांव में ऐसा अक्सर देखने को मिल जाएगा। जन्मजात गुणों में से एक है लड़ाई करना आपस में, तू मैं करना। यही तू मैं हो रहा था। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि निपटारा कैसे कर लें। कुछ ऐसी परिकल्पना का जन्म नहीं हो रहा था। उसी बीच गणित के कुछ जानकार लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे।
आम धारणा ये होती है कि जब कोई झगड़ा या तू मैं होता है तो हम और आप वहां रुक जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या बात है, क्या हो रहा है। ये हम और आप सबकी सोच होती है। यदि नहीं होती है तो बताइए, मैं कहानी बंद कर दूंगा। होती तो चलिए कहानी सुनाते हैं, पूरी कर देते। कहानी में तो मन लगता ही होगा, पूरी कर ही दे, कर दे। तो वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि लड़ाई किस बात की है। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। कहा कि भैया आप नहीं जानेंगे, दोनों बड़े बदमाश हैं, जो लड़ रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन दोनों गांव ही के हैं, दो गुटों में बट गए। कहा अजीब बात है, बात क्या है। कहा साहब एक हड्डी बरामद हुई है। हड्डी बरामद हुई तो लड़ने की क्या बात। कह रहे एक ग्रुप कह रहा कि मेरे दादी जी का ये हड्डी है, और दूसरा ग्रुप कह रहा वो मेरे दादाजी का है, जो हम लोगों के जन्म से पहले ही किसी आधी तूफान में, जब खंडहर में आधी तूफान में मकान खंडहर में परिवर्तित हो गया था, दब के दुनिया से दूर चले गए थे और वो मिल नहीं पाया था हड्डी, और आज थोड़ी देर पहले ही मिला हुआ है। तो कहे यार ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न तुम लोगों के लिए लग रहा, लेकिन चलो मेरी बात मानोगे, मैं तो अनजान हूं। कहे साहब अच्छी बात बताएंगे तो क्यों नहीं मानेंगे। तो कहा अच्छा थोड़ा पानी उनी पिलाओ। सुगंध जी मुझे भी पानी दे। तो उन लोगों ने पानी उनी पिलाया और कहा कि मेरी बात आप मान लेंगे। हाँ मान लेंगे। तो कहीं मैं एक कागज कलम, वैसे तो मेरे बैग में है लेकिन निकालना नहीं चाहते, यदि आप लोगों के पास है तो दे दीजिए। तो दिया और फिर कागज पे कुछ लिखा। जरा सा ये हाइट वाला आप लोग देखते भी रहे, मतलब हम ही को देख रहे हैं। एस्टिमेशन ऑफ हाइट, एस्टिमेशन ऑफ हाइट, हाँ कोई पीडीएफ है। तो उन्होंने कहा कि एक सूत्र लिखो, ये देख रहे होंगे mx is equal to 2.89x plus 70.64 है, और उसके ठीक नीचे दिख रहा है fx is equal to 2.75x plus 71.4 है। दो सूत्र लगा लिखवाया उन्होंने। mx कहा कि ये हाइट है एडल्ट मेल की, एडल्ट मेल की, पुरुष की, और वो दूसरा वाला फार्मूला है, कोई महिला है तो उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फार्मूला है। तो लोगों ने कहा भैया x क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है ना। लीनियर इक्वेशन का नाम सुना आपने ना, क्या बोलते हैं उसको, रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण, जो भी बोलते हैं, सरल रेखा का समीकरण है सीधे सीधे। तो कहा भैया x क्या है। कहा x कुछ नहीं है, यही जो हड्डियां पाए हो ना उसी की लंबाई है, नापो उसको। तो कहे भैया हड्डियां तो ये क्या नाम इसका हड्डियां का, गांव के लोग थे, कम पढ़े लिखे थे। कहा भैया ये ह्यूमरस हड्डी है। ह्यूमरस का नाम सुना है, कोहनी से लेके शोल्डर, ये वाली हड्डी मिल गई तुमको, और सब दबा था, चुमुरा के खत्म हो गया होगा, या दबा होगा नीचे, एक मिली थी और उसी आधार पर लड़ाई हो रही थी। तो कहे नापो भैया, नाप लिया। तो कहे इन दोनों में उस x की वैल्यू, वही x जो है ह्यूमरस बोन की लंबाई है, रखो और गुणा करो और उसमें ये टर्म जोड़ दो जो हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। लोगों ने जोड़ा और फिर जरा नीचे आ जाइए थोड़ा सा, फिर कैलकुलेट करके बताया। तो कहा हमारे दादा की हाइट 166.3 सेंटीमीटर था। हमारे पिताजी बताया करते थे, पिताजी आज कहीं बाहर हैं और लड़ाई शुरू हो गई है। तो कहे तुम्हारा मैच किससे कर रहा है, जरा कैलकुलेशन करो। तो दोनों में रखा तो कैलकुलेशन आया 166 उसमें पुरुष वाले में, और महिला की हाइट आमतौर पे हमारे समाज में देखा गया है महिलाओं की हाइट थोड़ी पुरुषों से कमी होती है, ये ऊपर वाले की कृपा है। तो उस आधार पे इन व्यक्तियों द्वारा सजेस्ट किए गए फार्मूले के आधार पर
गांव की जनता जनार्दन ने विश्वास करते हुए ये निर्णय ले लिया पंचों की राय से कि यही ठीक है और इनकी बात मान लेते हैं, और उस लड़ाई झगड़े का खात्मा हुआ। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि यार बड़ा ही अच्छा रहा, बिना झगड़ा लड़ाई के काम सही हो गया। इस चीज को हम गणित की भाषा में कुछ नहीं, इसी को गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, यही मैथमेटिकल मॉडल है। तो मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि लेक्चर में मैथमेटिकल मॉडल को कैसे डिफाइन करूं। हमें लगता है आपके जहन तक मैथमेटिकल मॉडल जो एक फॉर्मूला के रूप में दिख रहा होगा, जब सूरज जी बता रहे होंगे, हमारे अश्विनी सर बता रहे होंगे, हमने अपने माध्यम से आपसे बातचीत करते हुए आपके समक्ष रख दिया। रियलिटी तो ये है कि लैटिन भाषा में एक शब्द है मॉडेलस, और मॉडेलस से ये मॉडल लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है टू कोप विद रियलिटी। रियलिटी के साथ समझौता करना या एडजस्टमेंट करना, जो भी चीजें आप कह लें, तो जो रियलिटी है उससे हम चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये रियलिटी, यदि ये मैथमेटिकल मॉडल, कभी कभी आप काम करते हैं मॉडल के हिसाब से, मॉडल फॉर्मुलेशन किया, जो कुछ किया, आपकी रियल चीजें प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, रियल आंसर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाता है। तो आप कोशिश करते हैं क्या, कुछ पैरामीटर्स को चेंज करें, कुछ फॉर्मुलेशन में परिवर्तन करें, कुछ रिफाइनमेंट करें। इस तरह की चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ये चीजें कहां से इनकॉर्पोरेट करते हैं? अपने कॉमन एक्सपीरियंसेस के आधार पे, या पहले के प्राप्त और जो फार्मूले हैं, या जो सिद्धांत हैं, या जो मॉडल है, उनके आधार पर आप ये सब रिफाइनमेंट करने का काम करते हैं। और ये रिफाइनमेंट जब तब तक करते रहते हैं जब तक कि आपका अभीष्ट आपको नहीं मिल जाता। ऐसा अध्ययन के बाद पता किया गया है, या पता चला है कि विज्ञान की कोई भी विधा, विज्ञान क्या, सोशल साइंस की कोई भी विधा गणित के बिना अधूरी है। यदि गणित ने मुहर लगा दी कि ये सिद्धांत सही दिख रहा है गणित के आधार पे, तो वो सिद्धांत ठीक से सिद्धांत बन जाता है, मतलब एक एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल या सिद्धांत या थियरी बन जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। और ये सब सिद्धांत बनाते समय विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न विधाओं को, लोगों को यदि एक साथ बैठाकर एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। जैसा अभी हमारे क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी साहब ने कहा। मॉडल की बात करते चले, हम थोड़ा इधर की तरफ से हटेंगे। कोविड काल में मैंने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोविड में मॉडलिंग के लिए क्या करूं। तो चूंकि मेरे मॉडलिंग का काम, मॉडलिंग का क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, हर क्षेत्र में मॉडलिंग करना एक व्यक्ति के की बात नहीं है। मेरा मॉडल जो काम कर रहा था, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो आपके अक्सर सर्दियों में देखा होगा, नाक से कुछ फ्लूइड निकलता है, यदि टपक जाए दाल में, तो यदि दाल को यदि हटाना नहीं चाहेंगे तो टेस्ट में वो स्वीट सॉल्टी इन टेस्ट हो जाता है। स्वीट सॉल्टी इन टेस्ट, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द कंटेंट जो होता है। इसको हम म्यूकस नाम देंगे, आप जो भी भोजपुरिया में कह सकते हैं कह लीजिएगा, ये आपका अपना वर्जन है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, लॉन्ग चेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो टेस्ट में मीठे होते हैं, और थोड़ा सा उसमें साल्ट की मात्रा होती है। हमारे बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री के लोग पढ़े होंगे, वो बताएंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स टेस्ट में। तो इसीलिए जाने अनजाने में जब ये नाक की चीजें या कभी कभी मुंह में आ जाता है और आप गटक लेते हैं, तो अंदर अंदर ही आनंद की अनुभूति करते हैं और दूसरों से कहते हैं ना ना ना, मैंने कभी टेस्ट नहीं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं अक्सर टेस्ट कर लेता हूँ। तो मिलाकर
बात चल रही थी लीनियर फंक्शन की, बीच में मेरा ध्यान गया तो सूरज जी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन निश्चित रूप से बहुत फ्रूटफुल फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स है, उसके अनुप्रयोग से हम इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। तो उसमें जब बात किया तो हम आपसे ये जोड़कर फिर आपसे बातचीत करते ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरी स्टाइल कुछ ऐसे है, लेक्चर देने मुझे आता नहीं, बातचीत के माध्यम से हम आपके सामने अपनी थियरी रखना चाहते हैं। हम जब पैदा हुए थे तो निश्चित रूप से इतने बड़े तो रहे नहीं होंगे, कोई था इतना बड़ा? था तो बता, छोटे रहे होंगे, 1.25 फीट 1.5 फीट या जो भी रहे होंगे, 1.5-2 किलो के रहे होंगे, 1.5-2 किलो के रहे होंगे। समय के साथ क्या हुआ होगा? वजन भी बढ़ा होगा, आपकी लंबाई भी बढ़ी होगी, कुछ ऑर्गन्स भी बढ़े होंगे, अंग प्रत्यंग बढ़े होंगे, बड़े होंगे ना। एक बैलेंस वे में अंग प्रत्यंगों में वृद्धि ना हो तो कैसा होगा? ये आप इमेजिन करिएगा कैसा होगा। जब हाइट बढ़ती है तो गणित की भाषा में हम यदि हाइट को h ले ले, या हमने शायद उसमें n लिखा हुआ है, जरा सा दूसरा वाला एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, इसको कट करिए। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पहला होता है, दूसरा और आगे आगे जरा, ये तो कहानी लिखी है ना, थोड़ा आगे आगे। ये डिस्प्ले इसलिए कर रहा हूं कि आपकी नजर उधर भी रहे, तब तक मैं देख के बोल दूंगा। और आगे जाइए, नहीं और आगे जाइए, उसको बाद में ले आएंगे। और आगे जाइए, और थोड़ा आगे जाइए, अभी केक को खिलवाएंगे आप लोगों को। बच्चे सब ग्लाइकोप्रोटीन का आनंद ले रहे हैं। मैंने बताया ना, चुपके से लेते रहते हैं। हाँ पीछे आइए, और नीचे आइए, नीचे आइए। बस बस बस। हमारे समाज में, हमारे खेतों में, हमारे घर परिवार में हम जहां पलते हैं बढ़ते हैं, वहां हमारे सारे अंग प्रत्यंग एक खास पैटर्न पे ग्रोथ करते रहते हैं। हाइट की बात करें तो समय के साथ हमारी हाइट क्या होती है? बढ़ती रहती है। लेकिन क्या 20-22-21 साल की अवस्था के बाद भी बढ़ती रहती है? आंसर इज नो। लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है? यदि आपकी हाइट बढ़ रही है समय के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, जिसको हम dd ऑफ n लिखे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर हाइट। प्रोपोर्शनल टू योर हाइट n के प्रोपोर्शनल होती है। और प्रोपोर्शनैलिटी चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। फिजिक्स में हमारे नीतीश जी को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से वो dd ऑफ n इज इक्वल टू kn का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, dd ऑफ t का मतलब, चूंकि मैथमेटिक्स के छात्र तो समझ लेंगे, बायोलॉजिकल साइंसेस के लोग भी इतना समझ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज विद टाइम खूब अच्छी तरह समझते हैं। ठीक वैसे ही है जैसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करिए कि भैया डॉक्टर साहब आप गणित जानते हैं? बरगाना गणित नहीं जानता। और जैसे उनसे डॉक्टर साहब के पास 2000 का नोट है, तो मान लीजिए चली नहीं रहा है, और डॉक्टर साहब ने आपको दिया भैया चेंज दे दीजिए, तो जैसे 10-10 के 10 नोट दे दीजिएगा, तो डॉक्टर साहब कहेंगे और दीजिए, तो उनसे कहिए गणित तो आप जानते ही नहीं है। तो बड़ा अजीब है। इसी तरह से और विधाओं के लोग जो कहते हैं कि हम तो नहीं जानते, डेरिवेटिव जानते सब हैं, परेशान कर दे के नजरिए से कहते हैं कि नहीं जानते, या कुछ ज्यादा ही सीखना चाहते हैं, तो सीख लीजिए। ये जो डेरिवेटिव है इसका बड़ा एप्लीकेशन है हमारे जीवन में। जब हम चलते हैं उस समय भी एप्लीकेशन है। एक्सेलरेशन नहीं, आपकी गाड़ी की स्पीड कम करना थे तो डी एक्सीलरेशन, गियर दबा का खट दबा दिया, रोक दिया, 0 कर दिया स्पीड। तो बड़ा महत्व है, उस महत्व पे नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज जी का आदेश है कि बायोलॉजिकल साइंसेज में नहीं बोलना, हमको बाउंड कर दिया गया। बाध्यकारी आदेश है, मुझे करना ही है, नहीं तो इस प्रांगण से बन के कहां जाऊंगा। तो मैं तो लाचार हूं, मैं बोलूंगा तो बोलता हूं उसी फील्ड में। चलिए आपकी हाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
जब सॉल्यूशन निकालने की बात करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल का कांसेप्ट मैथमेटिक्स के लोग ठीक से जानते हैं, और इसको जब सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, फाइनली निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो जो फार्मूला एक था सॉल्यूशन के रूप में n n0 e पावर kt देता है, जहां k कांस्टेंट है, n0 क्या है, इनिशियल हाइट है, जहां से आप पैदा हुए थे। कुछ हाइट तो नहीं होगी ना, शून्य हाइट की रहे होंगे, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, तो दैट इज n0। तो इस तरह से चीजें आपके सामने आई, और इसमें यदि k ग्रेटर देन 0 होगा तभी आपकी हाइट बढ़ेगी। निश्चित रूप से देख लीजिए, उस सूत्र से दिख रहा होगा k लेस देन 0 होगी तो श्रिंक करेगी। हमारी रियल लाइफ में श्रिंकेज का, बच्चा पैदा हुआ तो उससे छोटा होने का कोई कांसेप्ट नहीं है, भगवान ने दिया ही। तो k इज बाय डिफॉल्ट k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब ये आप कम कर रहे थे, और इस चीज को प्रतिपादित करने वाले जो साइंटिस्ट थे मैल्थस थे, टीआर मैल्थस ने ये नियमावली दी थी, इसको इसीलिए मैल्थुसियन ग्रोथ फार्मूला भी कहते हैं। जब ये दी गई, और इसमें देखिए जरा n को नीचे लिखा हुआ है कम, जब t टेंड करा रहे हैं इंफिनिटी की ओर, वेरी लार्ज साइज की ओर, तो n क्या है, फार्मूला 2 को देखिए, n भी इंफिनिटी की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत लंबे समय के बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद, या बुढ़ापे में जब आप मरणासन स्थिति में हो, तो आपकी हाइट अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी ये हाल में बैठे हैं और घर वाले आपको भेजे, जाओ वर्मा सर का वो बातचीत हो रहा है गणित के, उसके हमको लेक्चर देंगे, और बैठे बैठे आपकी हाइट बढ़ गई, खड़े हुए टक्कर से जाके लगा। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो हम मैथमेटिक्स के लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं और निराकरण करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने मॉडल को। भैया ऐसा तो होता नहीं समाज में कि हम बैठे बैठ के यहाँ बैठे लेक्चर सुनते सुनते 1.5 फीट के बढ़ गए, घर वाले पहचान ही नहीं दिया, तुम तो यहाँ 5.25 फीट के थे और कैसे 8 फीट के हो गए। तो ये बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले के कोई बात नहीं, घबराओ, धैर्य से काम लेते हैं। आपके जीवन में भी हम बता दें, विषम परिस्थितियों में आपको घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए, सब्र रखो। अक्सर कुछ होनी या अनहोनी ऐसी होती है तो आपको आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र कहते हैं अच्छा धैर्य रखो, सब्र करो, सब कुछ हो जाएगा। तो हम गरीब वाले भी इसी समाज में, इसी सिविल सोसाइटी में रहते हैं, उन नियमों का पालन करना हम गरीब वालों का भी धर्म बनता है ना। तो हम धैर्य का पालन करते हुए उस फंक्शन को जो हम n के रूप में लिए थे, यानी दूसरे शब्दों में kn के रूप में लिए थे, लीनियर फंक्शन के रूप में लिए थे, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हाँ, उस फंक्शन को हम जो kn लिखा था, अब फंक्शन ऑफ n ले लेंगे थोड़ा आगे और उसको एक कुछ ऐसा फैक्टर हम इनकॉर्पोरेट करें उस फार्मूले में, जिससे जो 20-22 साल की हमारी अवस्था है, ये अवस्था थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, पर्सन टू पर्सन या खान पान के आधार, परिस्थितियों के आधार पर, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के नाम से हम उसको जानेंगे। बाद में यदि आप कहेंगे तो उस चीज को काफी निराकरण हम कर देंगे, सक्षम है आज हम, मतलब मैं नहीं, मैथमेटिक्स कम्युनिटी के लोग। तो उसको मैंने मॉडिफाई किया, यानी हम मैथमेटिक्स के लोगों ने मॉडिफाई किया, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में लिया, द्विघात फलन के रूप में लिया, an माइनस bn स्क्वायर। कॉमन सेंस का उपयोग किया कि प्लस क्यों नहीं लेते, प्लस लेते तो कुछ और हाइट बढ़ जाती समय के साथ, तो इसलिए प्लस नहीं लिया। हमें क्या करना है, 20-22 साल के बाद आपकी हाइट को इसी पे कंट्रोल करना है, इसलिए एक डिमिनिशिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। डिमिनिशिंग फैक्टर की बात जब आती है तो माइनस साइन अपने आप ही आपको इनकॉर्पोरेट कर लेना होता है, इसलिए माइनस bn स्क्वायर जो रेट डिमिनिशिंग का है वो धीरे धीरे कम होता है, यानी वो स्मॉल वैल्यूज के लिए n होगा तो वो उसको धीरे धीरे बैलेंस करके और आपकी हाइट को 20-22 साल की अवस्था में जो आपकी हाइट मेंटेन होती है उसको
मेंटेन करने के लिए बाध्य करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपकी हाइट जो जितनी होनी चाहिए उतने पर रुक जाती है और आप कहते हैं कि नहीं मैथमेटिक्स में भी बड़ा दम है। तो ये मैथमेटिक्स आपको अलाउ करता है इस तरह की चीजों को। जरा और आगे बढ़ाइए, इसको आप देखेंगे अगले पेज पे ये कैलकुलेशन किया हुआ है कि n कैसे निकलती है। कैपिटल N जो आपकी हाइट आती है 6 द्वारा, क्वेश्चन 6 और ऊपर चले जाइए, पहले चले जाइए, पहले हाँ 6 देख लीजिए। 6 द्वारा आपकी हाइट निर्धारित होती है, जिसमें इस फार्मूले का प्रयोग करके यदि t लंबे समय के लिए t की बात करेंगे, लंबे समय के लिए t की बात करेंगे तो वो होगा, सातवें को देखिए, n मैक्सिमम इज इक्वल टू लिमिट t is tending to infinity n is equal to a by b। a और b क्या है? a कोफिशिएंट था n का और b कोफिशिएंट था n स्क्वायर का, यानी a by b आपकी हाइट मिलेगी। तो बड़ा आसान तरीका हो गया यार, फार्मूला हमने दिया और आपकी हाइट उतनी तक बढ़ेगी, आपको ज्ञात हो गया। बड़ा आसान है। घर में बच्चा पैदा होता है तो सबकी चाहत होती है बड़ी बैलेंस हाइट होनी चाहिए, 5.5 फीट 6 फीट का होना चाहिए। हाउ टू मैनेज दिस हाइट? स्पेशली माताएं क्या करती हैं, खान पान पे ध्यान देती है, लेकिन मैं उनको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा भी खान पान न बढ़ा दें कि उसकी हाइट कुछ ऐसी हो जाए कि 11 फीट हो जाए, चौड़ाई कुछ ऐसी हो जाए कि दरवाजे के अंदर प्रवेश न हो सके। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हाउ टू मैनेज, इस तरह की माताएं क्या करेंगी, क्या उपाय करेंगी यदि बच्चा जन्मती है तो उस बच्चे के खान पान पे मैथमेटिक्स के लिए क्या करना चाहती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको सजेस्ट करता चलूं, क्योंकि हर आदमी मैथमेटिक्स बैठ के पढ़ेगा नहीं, लेकिन कुछ चीजों को अपने जीवन में साकार बनाने की कोशिश करेगा। इसके लिए यदि हम कुछ समय के अंतराल पे कुछ हाइट, बच्चे की हाइट जो ग्रोथ हो रही है, मान लीजिए जन्म के समय आपने रिकॉर्ड कर दिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी 0 एज पे t इज इक्वल टू 0 पे यदि कुछ हाइट है, मान लीजिए 18 इंच है, लिया कि यार किस तरह से हाइट की ग्रोथ हो रही है, इसलिए किस चीज की कमी हो रही है जो हाइट को नियंत्रित करेगा, उसके आधार पे न्यूट्रिशन उसको देने की जरूरत होती है। यदि बीच में दो ऐसे समय पे हाइट आप ले लेते हैं, n1 एक खास समय पे जो एवरेज वैल्यू हो, मान लीजिए 0 साल के 5 वर्ष पे, n0 फिर उसी तरह से 8 वर्ष के, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी उपस्थिति कैसी हो रही है, बच्चे के पास है या नहीं है, या रिकॉर्ड करने में सक्षम है कि नहीं है। तो ऐसी 2 हाइट आप ले लीजिए, एक हाइट पहले से लिया हुआ है जो आपका बर्थ के समय का है, 2 ऐसी हाइट ले लीजिए। जरा नेक्स्ट पेज पे जाइए, इक्वेशन 12 के बाद, इक्वेशन 12 से, हाँ देखो, तो इसके लिए आप देखिए एक nx लिखा हुआ है, लिमिट t is tending to infinity। आप जो मैथमेटिक्स साइड के नहीं है वो बोर्ड ना हो, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम बता देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स वालों को बताना चाहिए कि ये और लोगों को बताएं। तो इसमें a by b प्राप्त करने के लिए एक फार्मूले का जन्म हो गया है। ये जन्म ऐसे नहीं हुआ है, ये कैलकुलेट करके निकाला गया है, जो पहले वाले पेज पे था, लेकिन क्योंकि यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन करने को आ रही हूँ, बहुत जरूरत होगी तो आ जाइए। गणित विभाग यहाँ से का बहुत नजदीकी है, मैं सर्वथा उपलब्ध रहता हूँ, 10 से 5 लोग होंगे ही, और बड़े समय ना करूँ। तो इसमें देखिए a by b कैलकुलेट करने के लिए n0, n1 और n2 का प्रयोग है। यदि 3 डेटा माताएं कलेक्ट कर ले बर्थ के समय और 2 डेटा और केवल उस बच्चे की हाइट नाप ले, तो आपको ये निर्धारण करने में बड़ी सुविधा होगी। एक सवाल लिखा हुआ है, प्रॉब्लम करके लिखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी में है। द मीन हाइट ऑफ ए मेल चाइल्ड एट वेरियस स्टेजेस इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यूज द डेटा टू प्रेडिक्ट द मीन हाइट ऑफ एडल्ट मेल एट हिज फुल ग्रोथ। फुल ग्रोथ पे उसकी एवरेज हाइट क्या होगी? एवरेज मतलब ये है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है विद इन द परमिसिबल लिमिट।
तो इसके लिए देखिए एज दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ 0 पे, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल में, आप 10 साल ले सकते हैं, 12 साल ले सकते हैं। मैं 10 ही मिनट में खत्म होगा। देखिए दूसरा आदेश बड़ा मुश्किल होता है बोलना, और चुप रहिए तो पहले बोल ही नहीं रहे। तो आदेश प्राप्त हो रहा है, मैं जल्दी समझने की कोशिश कर रहा हूं। डेटा आप देखिए, कैलकुलेशन में बता रहा हूं। 12 नंबर के फार्मूले में मैंने यदि n0 को 19.4 वाले ले ले, 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 7 इंच लगभग, 7 इंच बच्चे क्या पता चलिए तो रिकॉर्ड किया आपने, डाल दिया, आदेश भी प्राप्त हुआ, कर लीजिए हाइट पता हो गई। यदि हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा तो उसकी ऐसे मेडिसिन दे दीजिए जिससे वो खान पान कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए खाना पीना, बैठ दीजिए। और यदि नहीं ग्रोथ हो रही है तो थोड़ा सा बढ़िया खुराक दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह की बात चीजें जरा इसी में और पहले आ जाइए, जरा सा इनकी बात कर लें, न्यूटन लॉ वाला बात कर लें। एकदम ऊपर आइए, दूसरे पेज उसी में आपने किसी के घर परिवार में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये एहसास किया है कि जब किसी की डेथ होती है, डेथ नहीं होगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगता है डेथ, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी भगवान के पास जाते हैं, घरों में तो रोना धोना होता है, लेकिन आप यदि किसी रिश्तेदार या किसी खास परिचित को बाहर से आना है तो क्या करते हैं, यू हैव टू वेट। तो देखते हैं कि जो मसल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रही थी, मसल्स देखिए कुछ न कुछ हाथ पकड़िए, कुछ होगा ना, ऐसे पकड़ के देखिए, आप सबका हो रहा होगा, जिसका नहीं हो रहा होगा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, दवा जाके खा ले, ठीक है ना, शून्य हो गया होगा तो दवा खा ले भैया, स्टिफनेस। तो शरीर जब मरता है तो लगभग 6 से 7 घंटे के बाद बॉडी स्टिफ हो जाता है, बॉडी भोजपुरी में कहे तो अकड़ जाला, भोजपुरी बोलते जरा, क्योंकि भोजपुरी क्षेत्र में बात कर रहे हैं, भोजपुरिया की बात ना हो तो बेमानी होगी। तो उस शरीर का होला, वो मुर्दा के शरीर अकड़ जाला, है ना, और एकदम करीब ऐसे हाथ पार करते हुए मरता है, तो घर के लोग या जानकार लोग क्या करते हैं, उस हाथ को सीधा कर देते हैं ऐसे कि जो डेड बॉडी जिस पे ले जाई जाती है उस पे सीधा करें, और नहीं किया होगा, ऐसे किया और डेड बॉडी को ऐसे किया तो ये ऐसे करेंगे खट से टूट जाएगा अकड़ी हुई चीज को, क्योंकि वो फिर कमजोर हो जाता है। ये बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस के लोग आपको बताएंगे, हमें इतनी जानकारी हमने बता दें, क्योंकि तो अच्छा एक और है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप जानते हैं। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो खूब क्लासेस में पढ़े, उनकी बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जब कोई वस्तु गर्म है तो ठंडी होगी ही होगी ना, पक्का, और गर्म करते रहेंगे तो तब नहीं होगी। तो वो यदि गर्म करते रहेंगे तो नहीं होगी, और यदि छोड़ देंगे आग में से निकाल के तो एकदम पक्का ही ठंडी होगी। तो ठंडा होने की दर जो होती है, उस बॉडी जिस बॉडी को गर्म कर रहे हैं, जिस आइटम को गर्म कर रहे हैं, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के समानुपाती होता है। तो देखिए डी डी टी, टी जो है टेम्परेचर है उस वस्तु का, और वो ठंडा होने की दर समानुपाती है डिफरेंस ऑफ टी माइनस टी नॉट। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फिजिक्स वाले सब की बात मान लेते हैं, क्योंकि नहीं मानेंगे तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि हमारी सहोदर है, वो अपने भाइयों की बात छोटे हो या बड़े सबकी माननी चाहिए, समाज में भी ऐसा होता है। चलिए उनकी बात से सहमत है। तो इसका उपयोग करके फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए जरा 2 के नीचे कुछ दिख रहा है, हाँ देखिए निकाल दिया, नहीं ये तो बहुत नीचे चले गए, छलांग लगा दी। तो एक फार्मूला मिला, T = T0 + C e पावर kT। C और E ये सब कांस्टेंट है। T0 क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, समझ है। अब जैसा सूरज शुक्ला जी कह रहे थे कि किसी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई है, सर्द रातों में किसी की डेथ हो गई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी सुबह बरामद होती है, उसके लिए पास पहुंचाई जाती है,
और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि भैया ये डेथ कब हुई थी? तो इसका भी बड़ा कंसेप्ट सरल है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन इन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें बड़ी आसानी से कर ली जाती है। इसी के नीचे देखिए, इसके अगले पेज पे जाइए जरा, जस्ट अगले पेज पे। हाँ देखिए, एक प्रॉब्लम फिर आ गई। ये गणित वाले खाली प्रॉब्लम ले आते हैं, सॉल्यूशन आपको ढूंढने के लिए बातें करते हैं। आप ढूंढिए, देखिए कितना अंतर पड़ता, हम ढूंढ देते तब तक। तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से फार्मूला ए लिखा हुआ है और सॉल्यूशन जो होता है उसको फार्मूला बी के रूप में सीधे हमने लिख दिया है, क्योंकि सूरज सल का आदेश है कि कम समय में निपटाना है, तो ये निपटाते हैं। तो इसमें क्या है, आप सवाल को पढ़िए जरा, पढ़ लीजिए, मन में पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूं। A body of a murder victim was discovered at 11 PM. रात के 11 बजे एक बॉडी मिलती है। The forensic expert took the temperature of the body at 11:30 PM, which was found to be 94.6 degree Fahrenheit. He again took the temperature आफ्टर 1 आवर, यानी 12:30 बजे रात में लेता है, और वो इस बार टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करता है 93.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। देख रहे हैं कि वैली का टेम्परेचर कम हो रहा है, हमारे सिविल सोसाइटी में भी ऐसा होता है, तो वो बिल्कुल नियम सम्मत है। एंड नोटिस दैट, और ये ध्यान दिया कि टेम्परेचर ऑफ द रूम वाज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो रूम का तापमान था 70 डिग्री। Estimate the time of death by taking the normal temperature of the human body 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अक्सर हम लोग पढ़ते आए हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब उसकी डेथ नहीं हुई होगी तो ये रहा होगा, इसका मतलब ये। तो इस फार्मूले का, फार्मूले डी का हम डायरेक्टली उपयोग करते हुए, फार्मूले डी का डायरेक्टली उपयोग करते हुए हम इन वैल्यूज को, पहले बार में जो टेम्परेचर दिया था जो 11:30 बजे, उसको हम मान लेंगे कि 0 समय पे हो रहा है कैलकुलेशन की दृष्टि से। देखिए गणित में भी हम कैलकुलेशन के दृष्टि से चीजों को सरल कर देते हैं, नहीं तो फिर वो गणित कोडिंग हो जाता है। अब उसका करिएगा तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उससे भी बचने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में ये भी ध्यान देना होता है, कोई काम आप समय पे कर लेते हैं या फिर बाद में करते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत तो वापस आने से क्या होगा, समय पे काम करिए। इसलिए उसको 0 समय पे मानते हुए, जिस समय टेम्परेचर हमारा 96.4 रिकॉर्ड किया गया है फार्मूले में, हम टी जो लेफ्ट हैंड साइड में है 96.4 लिखेंगे, दाहिने T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 70 लिखेंगे, प्लस C पता नहीं है, e पावर के T0 ले रहे हैं, e पावर के T0 हो जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा 96.4 प्लस L इक्वल टू 70 प्लस C e पावर 0 1 होता है। इस तरह से C का मान निकल आएगा। C के मान निकालने के बाद इसको B में रख देंगे, तो जो बक्से में लिख रहा है T इज इक्वल टू T0 प्लस 24.6 की पावर के T, ये आपके पास आ जाएगा। अब बारी में दूसरे बार जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है उसको यूज करने की, इस फार्मूले में T इज इक्वल टू कितना आया है 12:30 बजे 93.4, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है नीचे, वंस अगेन के बाद 70 वो फिक्स है, फिर 24.6 e पावर के 1 घंटे बाद है, T इज 60, T इज इक्वल टू 60। मिनट में सारा कैलकुलेशन कर दिया, आवर में भी कर सकते थे, मिनट में कर दिया गया, किसी खास मकसद से। ये सब कैलकुलेट करने के लिए किए हैं और फिर निकालने की कोशिश किए हैं। तो k की वैल्यू नकारात्मक आ रही है, निगेटिव में आई है, k की वैल्यू निगेटिव में आई है। इस वैल्यू को तो प्रयोग में लाएंगे। आपको नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर से उसी फार्मूले में रखेंगे, जैसा कि रखा हुआ दिख रहा होगा आपको। 98.6 इज इक्वल टू T0 70 फिर से है, और फिर 24.6 और e पावर
के की वैल्यू जो माइनस 0 पॉइंट समथिंग है वो रख दिया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। इस तरह से आपके पास टी की वैल्यू निकल रही है। अगले इस तरह से टी की वैल्यू आपको निकलती हुई दिख रही है। टी इज फाउंड टू बी माइनस मिसिंग है, देखिए माइनस 181 मिनट करीब है, तो माइनस है वहां पे 3.01 यानी 3 घंटा लगा। अब 11:30 बजे आपने डेड बॉडी प्राप्त की थी और इसके -3 आ रहा, उसमें आप अलजेब्रिकली इसको जोड़ दीजिए, यानी 11:30 प्लस -3 आवर्स, यानी टाइम लगभग 8:30, यानी वो डेथ 8:30 बजे थी। 1-8 मिनट का फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपके पास हथियार कुछ नहीं है, एक सिंपली थर्मामीटर है, आपने सब कुछ जान लिया, बता दिया। दिस इज द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। कुछ कहेंगे अच्छा वो डेड बॉडी सर्कल गया होता, अरे भैया कौन परिवार के लोग अपनी डेड बॉडी को सड़ने देते हैं? बेचैनी होती है घर परिवार में, धूल निकालता है और एक आध दिन में तो बात सड़ती नहीं, फिर भी सड़ गई हो तो कार्बन डेटिंग टेक्निक पहले से उपलब्ध है, उसका सहारा ले सकते हैं। का ध्यान रखते हुए हम अपनी बातचीत यही समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद सर ने जो है गणित को इतने सरलतम ढंग से और इतने मनोरंजक ढंग से आपको समझाया, आप बोर नहीं हुए, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने गणितीय मॉडल को जिस तरीके से आपके समक्ष रखा, आपकी लोकल लैंग्वेज में और आपको समझाते हुए बहुत ही अच्छा लगा, और आप सभी लोगों को इस पूरे लेक्चर के दौरान थोड़ा भी आप बोर नहीं फील किए होंगे। तो सर ने बहुत ही अच्छा जो है लेक्चर दिया। अगर कोई और जो है इसको ज्यादा सुनना चाहेगा, जैसा कि एमएससी के सिलेबस में भी ये है, तो सर को हम जरूर, अगर सर जो है कभी भी जो है अनुमति अगर जो है दे देंगे तो सर को बुला लिया जाएगा और उसका लंबा लेक्चर करा दिया जाएगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। अब इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अपने यशस्वी प्राचार्य के द्वारा हम चाहेंगे कि आप सभी लोगों को जो आशीर्वाद प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो। सर आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कार्यक्रम अपने समापन के तरफ है। आज के विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित गणित विभाग और जीव विज्ञान विभाग दोनों के सौजन्य से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिन्हें ये महाविद्यालय अपना अभिन्न अंग मानता है और कभी भी उन्हें आमंत्रित करके हम किसी अतिथि को आमंत्रित कर रहे हैं ऐसा बोध नहीं होता। ऐसे हमारे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अग्रज तुल्य क्या अग्रज जैसे व्यवहार करने वाले और जिनका बड़ा ही सारगर्मी है, वो नहीं से शुरू करते हैं और 2 बार नहीं करके डबल निगेशन इज अफर्मेशन, 2 बार नहीं करते, नहीं हम तो इसे ही चले आए हो। और जब बोलने लगते हैं तो विषय केंद्रित व्याख्यान, कितना गंभीर व्याख्यान उनका था। कहते गणित से हमारा लेना देना नहीं। मैं भी कह सकता हूं कि गणित से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और मेरा जो शिखर पुरुष है वैचारिकी में, यूनान का प्लेटो अपने एकेडमी के गेट पे लिखवाया था, दोज हैविंग नो नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री आर प्रोहिबिटेड, जिसे ज्यामिति शास्त्र का ज्ञान न हो उसका प्रवेश निषिद्ध है। तो गणित का ज्ञान होना और ज्यामिति का ज्ञान होना हमारे बौद्धिक होने का प्रमाण है, हमारे रेशनल होने का प्रमाण है, हमारे रीजन बेस्ड माइंडसेट रखने का प्रमाण है,
हमारा विश्लेषण तार्किक होगा, इसका प्रमाण है, और इसीलिए गणित से कोई बच सकता नहीं है। और यहां तक कि मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि हमने गणितीय मॉडल से विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि मानव मस्तिष्क एक बैठक में 3 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता, और ये 3 घंटा होने में कुछ मिनट बाकी है। तो मैं समझ सकता हूं कि मैं आपके बौद्धिक संधारित्र की धारिता का अतिक्रमण न करूं, और इसीलिए मैं उतना ही कहूंगा जितना कि सुपाच्य होगा। सब अपनी अपनी बात करते हैं, हर आदमी अपने विषय की तरफ खींचता है। हम जब चुनाव में विश्लेषण करते हैं, एक सैंपल सर्वे लेकर के हम 2000 लोगों का सर्वेक्षण करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और गणितीय मॉडल का सहारा लेकर के, और आज तो एआई भी हो गया है, उसका भी सहारा लेकर संयुक्त रूप में डेटा एनालिसिस करके हम यहां तक बता देते हैं कि किस वर्ग का किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने वाला है। उस प्रतिशतता को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कमोबेश सीटों का आकलन कर देते हैं। आप प्री पोल एनालिसिस जो सर्वेक्षण आता है उसमें आप देखते होंगे प्राय सही होता है। मीडिया सबसे बात नहीं करती, सबका ओपिनियन नहीं लेती। तो हमारे चुनावों के विश्लेषण में, चुनाव के पूर्व आकलन में राजनीतिक दलों द्वारा अपनी तैयारी में इस गणितीय मॉडल का बहुत ही बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। अभी महाकुंभ लगा, और ये महाकुंभ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक भारत के इन सारे प्रवृत्तियों का समुच्चय था। 3.5 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है सरकार ने किया इस कुंभ के माध्यम से। 66 करोड़ लोग स्नान किए। अब आप सोच रहे हो कि 66 करोड़ कैसे गिना गया? एआई के माध्यम से ऐसे टूल्स जो वहां पे फिट किए गए थे कि उस मेला परिक्षेत्र में एक बार जब आदमी आएगा तो एक बार उसका फेस जो है कैच कर लिया जाएगा, और वह तीसरी बार, चौथी बार स्नान करने जाएगा तो उसका फेस फिर से कैच नहीं होगा। एक ही बार वो कैच हुआ, और ऐसे 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये डेटा, ये मैथमेटिकल मॉडल और एआई के संयुक्त अनुप्रयोग से ये प्राप्त हुआ है। हम अपने जीवन की सारी समस्याओं का आकलन हम कर सकते हैं, और ये करना इसलिए जरूरी है। आज विज्ञान दिवस के अवसर पर हमारे संविधान के मूल कर्तव्यों में, 10 मूल कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य है टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टि को प्रोत्साहित करना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों के वैज्ञानिक दृष्टि को प्रोत्साहित करें। विज्ञान पढ़ना और वैज्ञानिक दृष्टि होना ये एक ही बात नहीं है, दोनों 2 बातें हैं। हो सकता है कि शुद्ध कला का विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टि में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने वाले से ज्यादा आगे हो। वैज्ञानिक दृष्टि अलग विषय है, और उसी हिसाब से उसे लेना चाहिए। अब जब हम विज्ञान की बात करते हैं, एक कक्षा 7 में 8 में पढ़ने वाले व्यक्ति से भी हम पूछेंगे कि भाई विज्ञान क्या है, तो वही बताएगा किसी वस्तु के सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब हम एमएससी के विद्यार्थी से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अंतर क्या हुआ भाई? यानी आपका मेंटल लेवल जो है वो कक्षा 7 के विद्यार्थी का है क्या? एमएससी में आने के बाद आपका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ क्या? विज्ञान क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको, और इसी 3 सिम्टम के आधार पे, पैरामीटर के आधार पे हम घोषित करेंगे कोई विषय विज्ञान है या नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स की बात हम इसलिए करते हैं कि मैथमेटिक्स प्योर साइंस में गिना जाता है। ये प्योर साइंस है। बायोलॉजी जो है लाइफ साइंस है,
हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जबरदस्ती उसे साइंस कहते हैं, वो सोशल साइंस है। तो साइंस के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, लेकिन प्योर साइंस मैथमेटिक्स है। और इसलिए मैथमेटिक्स का सहारा लेकर के हम किसी चीज को वैज्ञानिक है कि नहीं इसका विश्लेषण करेंगे। अब कोई चीज विज्ञान है या नहीं, एमएससी के विद्यार्थी को ये 3 सिम्टम ढूंढना है कि किस 3 सिम्टम के आधार पे हम उसे घोषित करेंगे कि विज्ञान है या नहीं। पहला सिम्टम क्या है? यूनिवर्सलिटी। विज्ञान का जो आउटकम है, जो कंक्लूजन है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। अगर विज्ञान ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है, तो चाहे वो अमेरिका में बैठ के कहा जाए, चाहे भारत में बैठ के कहा जाए, चाहे पेरिस में, हर जगह ये सत्य होगा। तो अगर यूनिवर्सली कोई चीज सत्य है तो वो वैज्ञानिक है। तो पहला लक्षण हुआ, द फर्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ साइंस इज यूनिवर्सलिटी। दूसरा है प्रिडिक्टेबिलिटी। साइंस ये कहेगा कि H2 और O2 को इस अनुपात में मिलाओगे तो H2O बनेगा। आप किसी जगह की प्रयोगशाला में, आप जापान में बैठ जाइए, दिल्ली में बैठ जाइए, अमेरिका में बैठ जाइए, अगर आपका अनुपात सही है तो H2O बनेगा। ये है प्रिडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य कि इसके बाद ये होगा। और ये मैथमेटिकल मॉडल का सहारा लेकर के ही कि आज हमारी जनसंख्या वृद्धि का दर इतना है, तो आने वाले 10 वर्षों में हमारी जनसंख्या बढ़कर के इतनी हो जाएगी। ये आकलन हम पहले प्रीसपोजिशन करते हैं, हमारे पास कुछ जानकारी नहीं होती है। जैसा सर ने कहा कि एक्स का कोई वैल्यू ज्ञात नहीं है, लेकिन वैल्यू ज्ञात नहीं है तो मान लेता है मैथमेटिक्स। सपोज x इक्वल टू 0 और 0 मान करके कैलकुलेट करता है, और लास्ट में जितना वैल्यू उसका होना चाहिए उतना मिल जाता है। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी। और तीसरा, जो विज्ञान का तीसरा सेलेक्ट फीचर है, वो है एक्यूरेसी। विज्ञान ये नहीं कहे कि लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड में प्रकाश की चाल है, वो एग्जैक्ट बताएगा कि इतना। और वो चीजें हमारे शास्त्रों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भी कहे कि मैं साहित्य में भी महाभारत के शांति पर्व के 22वें श्लोक में लिखा है, द्विसहस्र योजना नाम द्विशतम द्वयम च, 2202 योजन एक नैमिष में चल करके आने वाली रवि रश्मियों को हम नमन करते हैं। ये कुरुक्षेत्र में जो वीर है, ऐसा सूर्य की रश्मियों की स्तुति करते हुए ऐसा बोलते हैं। और 2202 योजन एक नैमिष का मतलब 1 सेकेंड का 6वां हिस्सा। इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में आप कैलकुलेट करेंगे तो वही होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। कैलकुलेट करके देख लीजिए, इतना साइंटिफिक भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा इतनी। और यहां तक कि हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूरज की दूरी युग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताई मधुर फल जाने। आप गुणा कर लीजिए, 22,000 वर्ष का एक युग होता है, और ऐसे सहस्र में 1,000 युग। योजन का मतलब एक योजन में 8 मील होता है, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। आप कैलकुलेट करके देखिए, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। ये हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये हमारा गणित है। गणित के सब सूत्रों को, बोधायन के सूत्रों को आज से 5000 साल पहले बौधायन के सूत्रों के आधार पर यज्ञ की वेदियों का हम निर्माण करते थे। हम कहते हैं कि पाइथागोरस ने हमको जो है समकोण त्रिभुज का प्रमेय दिया। यूरोप की सभ्यता, यूरोप की ज्ञान परंपरा की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए ऐसे साहित्य सर्जित किए गए जिससे भारत के लोगों में हीनता का बोध हो। लेकिन हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसे तथ्य छिपे हुए, उनका आप विश्लेषण करिए। चरक और सुश्रुत आपने नाम सुना है। अब आप गौर करिए कि सुश्रुत आज से 3000 साल पहले 108 ऑपरेटर्स लेकर के चलते थे शल्य चिकित्सा के लिए।
108 ऑपरेटर्स, और आज के डॉक्टर, आज के सर्जन 3-4 इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेशन कर देंगे, कैंची उसी में छोड़ देंगे पेट में। सूखे हुए पेड़ को फिर से जीवित कर देना, चरक ने ऐसा करके दिया है। आज कोई करके दिखा दे, पेड़ सूख गया, हमारा जो है ला करके केमिकल डाल करके उसको हरा कर दे। ऐसी कोई क्लोरोफिल बनी है क्या आर्टिफिशियल? नहीं। तो ये गणितीय मॉडल बड़ा ही उपयोगी है। गणितीय मॉडल और एआई हमारा सहायक भी है, हमारे खतरे भी हैं। मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करता है, कंफ्यूजन भी देता है। एक प्रोफेसर संगम लाल पांडे जी थे, बहुत बड़े फिलोसफर। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, फिलोसफी, और टीचर्स कॉलोनी में रहते थे। टीचर्स कॉलोनी का जो मैदान था, उस मैदान की बाउंड्री में एक होल था, और वहां पे भैंस की पूंछ देख लिए वो, जा करके उसकी त्रिज्या नापे, व्यास किए, कहीं इसकी त्रिज्या इतनी है, इतना व्यास हुआ, इतनी पतली भैंस आखिर ऐसी गई कैसे होगी? और वो 1.5 घंटे परेशान थे, और ये दिमाग में नहीं आया कि उधर से पूंछ आ गई है, भैंस उधर है, पूंछ इधर आई है। अब वो कहे कि इस होल से भैंस आखिर उधर गई कैसे? और त्रिज्या और उसकी परिधि और व्यास सब कुछ नाप लिए। तो मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, कंफ्यूजन भी देता है। इसलिए ये चीज मैं आपको बताया। प्रोफेसर संगमलाल पांडे सर को हमारा प्रणाम, इस दुनिया में नहीं है। तो हमारे विशिष्ट अतिथि, आज के मुख्य वक्ता, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गणित एवं सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर BS वर्मा जी, बड़े रोचक ढंग से बोर नहीं होने दिया। और ये उपलब्धि है शिक्षक की, शोर भले हो, बोर न हो। आप लोगों ने खूब शोर किया, और अब तो मैथमेटिकल मॉडल में लगाओगे, कितने लोगों को समझ में आया। क्योंकि ये नापना इसलिए जरूरी है, ये आउटकम जब पता हो जाएगा तो आने वाले जो कार्यक्रम हम हैं, आने वाले कार्यक्रमों में 10 कार्यक्रम कराने के बाद लाभान्वित होने वालों की संख्या कितनी होगी, इसी मैथमेटिकल मॉडल से हमको प्राप्त करना है। अगला मॉडल उसी को प्रस्तुत तो मैं अपने तरफ से आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और प्रोफेसर परीक्षित सर, संचालक सूरज शुक्ला जी, आर्यस यादव जी, मनीष जी, हिमांशु यादव जी, धर्मचंद विश्वकर्मा जी, कौशल जी, डॉक्टर पवन पांडे जी, हरशंकर जी, AK तिवारी जी, डॉक्टर नीतीश शुक्ला जी, रामपाल मौर्य जी, आनंद जी, राजेश जी, और सभी प्यारे विद्यार्थियों। मुझे चीजें याद बड़ी तेज होती हैं, किसी का नाम छूट नहीं सकता है। अनुपमा जी का ने हमारा छूटा हुआ है। डॉक्टर अनुपमा जी, अनुराधा जी, डॉक्टर प्रतिमा जी, डॉक्टर अनीता जी, और 100% हो। और हमारे छायाकार थापा जी, लक्ष्मण थापा समेत सभी विद्यार्थी, आप लोगों ने धैर्य पूर्वक अपनी पूरी बौद्धिक धारिता का प्रयोग करते हुए संयम के साथ शुरू से अंत तक इस कार्यक्रम में अपने को सजीव बनाए रखा। इसलिए आप लोगों के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। वैसे औपचारिक रूप से आभार अभी बाकी है, वो भूमिका तय है, परीक्षित सर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जब भी मंच पर आते हैं तो सर बताते हैं कि हम मैथ्स के नहीं हैं, लेकिन जब लेक्चर देकर जाते हैं तो लगता है पूरा मॉडल बता के जा रहे हैं। सर ने x = 0 से शुरू किया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बता दिया,
फिर उसके बाद सर ने जो है तुलसीदास रामचरितमानस का दोहा पढ़ा, वहां पे दूरी कैलकुलेट कर ली, जो न्यूटन भी नहीं कर पाए थे उसके पहले तुलसीदास कर दिए थे। उसके बाद ऐसे ही एक दिन कार्यक्रम हो रहा था, बड़ा आश्चर्यचकित थे सर ने जो है एक दोहा जो है ग्रह नक्षत्र जोड़ आदि गली करके ऐसे कुछ कहा, आपको बहुत नहीं याद है, सोई बनत अब खा, मतलब शायद गिन करके जो 20 बन रहा था, और वो जो है मीरा क्या खाना चाह रही थी कि कृष्ण के भक्ति में वेद नखत ग्रह जोड़ अर्ध करी सोई बनत अब खा। गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण के विरह में हमारी जो स्थिति है वो ये है कि वेद नखत ग्रह जोड़ अर्ध करी। वेद कितने? नखत नक्षत्र कितने? 27 और ग्रह कितने? 9। सबको जोड़ेंगे 40। 40 का आधा 20। 20 मतलब जय। तो सर ने जो है किया, हम इसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित रहे कि सर ने उन गोहों में भी ढूंढ रहे थे मैथमेटिक्स जो हम लोग नॉर्मली याद करते थे कि मतलब याद हो जाए किसी तरह, वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे जो है हर चीजों में मैथ्स को निकालते हैं। आज विज्ञान दिवस पर विज्ञान को भी जोड़ा, एआई को भी जोड़ा, मैथ्स को भी जोड़ा, तो हम तो बहुत ही आश्चर्यचकित रहते हैं कि सर का नॉलेज जो है कैसे सब चीजों से कनेक्ट होता है। बाकी कार्यक्रमों में भी हम रहते हैं, जैसे ज्योग्राफी का हुआ, इतिहास का हुआ, उन कार्यक्रमों में भी हमें लगता है कि सर का जो है बिल्कुल उतना ही जो है प्रवर्तक से अपना लेक्चर देते हैं जैसा कि राजनीति में देते हैं। अब हम जो है समय का अतिक्रमण न करते हुए अंतिम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आईपीएससी के कोऑर्डिनेटर और कॉलेज के जो है पश्चिमी परिसर के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर परिचित सिंह सर को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि सभी लोगों का जो है धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के व्याख्यानमाला के मुख्य अतिथि हमारे मित्र गोरखपुर बस्ती मंडल के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर अश्विनी कुमार मिश्र जी, प्राचार्य जी ने बहुत ही सही कहा कि हम लोग उनको अतिथि नहीं मानते, उनको अपने महाविद्यालय का एक घटक मानते हैं, क्योंकि जब भी उनको बुलाया जाता है अपनी तमाम सरकारी व्यस्तताओं के बावजूद वो हमारे लिए समय निकाल ही देते हैं। मैं महाविद्यालय के आईपीएससी कोऑर्डिनेटर के नाते और आपके मित्र के नाते हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब तक आप यहाँ पर क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के रूप में मौजूद हैं, महाविद्यालय को आपका सानिध्य इसी प्रकार प्राप्त होता है। आज के विशिष्ट अतिथि गणित एवं सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय शंकर वर्मा जी, जब मुझसे सवेरे सूरज शुक्ला जी ने कहा कि गणित का लेक्चर है और आपको मंच पर बैठना है, तो बड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ और मुझे लग रहा था कि मैं 1 घंटा कैसे झेलूंगा इसको। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने उद्बोधन को जितनी सहज, सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, मंच पर बैठे हुए गणमान्य अतिथियों के अलावा सामने बैठे हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों को सर्दी में बनने वाले बलगम का टेस्ट याद कराया और अपनी बात को इतनी रोचक तरीके से प्रस्तुत किया कि लगा ही नहीं कि लेक्चर चल रहा है, ऐसा लगा जैसे बातचीत चल रही। उन्होंने बहुत सही कहा। मैं आपका भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे ये अनुरोध करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, महाविद्यालय को जब भी आपकी आवश्यकता होगी आप इसी सरल सहज रूप में उपलब्ध रहें। विज्ञान दिवस के अवसर पर इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करवाया, जिससे हमारे विद्यार्थी निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए केमिस्ट्री विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रतिमा सिंह, उनके सहयोगी डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, डॉक्टर राजेश जी, फिजिक्स के प्रभारी डॉक्टर नितेश शुक्ला जी, उनके सहयोगी डॉक्टर अजय तिवारी जी, कंप्यूटर साइंस और बीसीए के प्रभारी डॉक्टर पवन पांडे जी, उनके सहयोगी हरशंकर गुप्ता जी, मिश्रा जी, मौर्या जी, कौशल प्रताप जी, जूलॉजी की प्रभारी डॉक्टर रीता कुमारी जी, डॉक्टर हिमांशु जी, सामने बैठे हुए डॉक्टर अनुपमा जी और
लेक्चर के दौरान सो रही जिनको मैंने जगाया था डॉक्टर ओमकार राज, आपको लगता है कहीं शादी वादी में रही ऐसा हो जाता है, हम लोग भी कभी सो रहे। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे ज्यादा आभार में गणित संवर्ग और बायोलॉजी संवर्ग के सामने बैठे हुए विद्यार्थियों का करता हूँ, जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिन्होंने बहुत ही शिष्टता से, सौम्यता से इस पूरे कार्यक्रम को सुना और ग्रहण किया। इस कार्यक्रम का छायांकन कर रहे कार्यालय के हिमांशु जी, लक्ष्मण थापा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया से आए हुए साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवरेज किया, जो कल विभिन्न मीडिया चैनल्स में और अखबारों में आएगा, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।